देखो अभी तक हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं एएमयू के एंट्रेंस के लिए मैथ्स के। कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं? संख्या पद्धति हो चुका है, बहुपद हो चुका है, और दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हो चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो कंसेप्टम वाले किए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आज दे दूंगा आपको, वो भी क्वेश्चन आपको करके लेके आने पड़ेंगे फिलहाल, और जो भी उनमें डाउट होंगे वो डिस्कस भी कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे होंगे। बाकी जो कंसेप्ट तो सारे कवर करता जा रहा हूँ मैं, कि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आया आपको। समझ तो आएगा, हो सकता है हो ना पाए, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज जो चैप्टर शुरू होगा द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर है। 4 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, शायद आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, क्या होता है द्विघात समीकरण? सबसे पहले ये समझेंगे हम क्या होता है द्विघात समीकरण। घात 2 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण देखो, समीकरण कैसे होते हैं? रैखिक, द्विघात, त्रिघात, बहुघात बोल देते हैं, 4 घात बोल सकते हो। रैखिक जिसमें केवल x + 4 समीकरण की बात कर रहे हैं तो बराबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, समीकरण तो बराबर तो आना जरूरी है। तो ये रैखिक है, इसमें x की घात 1 है केवल। एक और समीकरण ले लिया, जैसे इसमें x की घात 2 है +4 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, त्रिघात इसमें पावर 3 वाला आएगा, x की पावर 3। x² जरूरी है नहीं है, आए ना आए, x भी जरूरी नहीं है, आए ना आए, +6 = 0। ये त्रिघात हो गया क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 3 है। ये द्विघात है क्योंकि इसमें घात 2 है। अब जरूरी नहीं इसमें केवल x² ही आएगा, और एक x भी आ सकता है बराबर 0। तो आप समझ गए रैखिक, द्विघात, त्रिघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण होगा। अब 2 तरीके के द्विघात समीकरण होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कौन सा होगा? जिसमें केवल x² वाला है, जैसे मैंने पहले लिखा था, ये शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल द्विघात ही द्विघात है, एक घात नहीं है। अगर इसमें एक घात वाला भी आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित है, अशुद्ध कह सकते हो। ये शुद्ध है और ये मिश्रित है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर से बच्चों देखो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने, कंसेप्ट तो 1-2 ही है इसमें बस। ठीक है, इसके बाद जो द्विघात समीकरण होता है उसको हल करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं x² + 6x + 8 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है, इसको हल भी कर सकते हो आप। तो हल करने का मतलब x की वैल्यू निकाल सकते हो, जिनको कि हम मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? मूल। जैसे हमने बहुपद, जब बहुपद था पहले, बहुपद में भी तो मूल निकाले थे इसके फैक्टर करके, ऐसे यहाँ पर भी इनके निकालोगे तो मूल निकालोगे समीकरण। वहाँ पर उसको शून्यंक बोलते हैं। अगर बहुपद होता है बराबर में 0 हो तो शून्यंक बोल देते हैं। अगर बराबर में 0 या कुछ भी दे रखा है, उसको हम x की वैल्यू सॉल्व करें यहाँ पर, तो उसको मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो इसके मूल निकाल सकते हैं हम वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था। x², 6 को ऐसे तोड़ो के 8 आ जाए गुणा करके, 4 और 2 x² 4x 2x + 8 बराबर 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4, एक प्लस का 2 है तो माइनस का 2। 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 2 और माइनस का 4। यहाँ तक बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये 2 मूल हो गए इस x के। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? मिटा दूं इसको मैं, ये तो समझ आ गया होगा। अब जैसे हमने अभी मूल निकाले ना यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल, अब इसमें भी ये होता है कि मूल निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कि ना निकल पाए। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मैंने लिख दिया सपोज जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, क्या आप इसके मूल निकाल सकते हो? इसके तो खैर निकल जाएंगे। देखो मैं एक चीज बताता हूं अभी आपको, एक क्वेश्चन। हाँ, इसके निकाल लोगे आप मूल, हो जाएंगे। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता, तब तो 5 को 4 और 1 में तोड़ सकते हो, 4 एकम 4। लेकिन अगर यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा, अब इसके मूल निकल आएंगे।
नहीं निकलेंगे। 4 को कैसे तोड़ लोगे, गुणा करके 5 आ जाए, लाना संभव है क्या? अरे माइनस का 5 आएगा ना, 5 अगर 4 को आप 5 - 1 लिख रहे हो तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस का 5 आएगा। -5 होता तब तो सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ +5 है। वो तो खैर अलग कंसेप्ट है, उसको मत घुसेड़ो बीच में। तो फिलहाल ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। क्या लॉजिक है? एक चीज होती है विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर डी, उसको जब निकालते हैं उससे पता चलता है कि इसके मूल निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे अगर कोई हमें द्विघात समीकरण दे रखा है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? ax² bx + c बराबर 0, ठीक है। तो ax² + bx + c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डी की, चलो डी की बाद में बात कर लो, पहले यहाँ से बात करता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसके मूल हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है, अच्छा पहले तो ये हो सकते हैं इसके मूल वास्तविक हो सकते हैं और काल्पनिक हो सकते हैं। काल्पनिक का मतलब वास्तविक मूल नहीं है, और 2 तरीके से लिख सकता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके मूल कैसे हो सकते हैं? वास्तविक हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा लिखूंगा मैं इसको, तीसरा क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक का मतलब होता है कोई वास्तविक मूल नहीं, काल्पनिक का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं। ध्यान से समझते रहना, हल्का फुल्का कंसेप्ट है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्लियर। क्या मतलब है काल्पनिक का? मतलब मूल निकाल ही नहीं जा सकते, जो मैं कह रहा था वहां पर। काल्पनिक का मतलब एक्चुअल में वो निकलेंगे ही नहीं, या फिर कोई वास्तविक मूल उसका होगा ही नहीं, ठीक है। एक ये कंडीशन या तो वास्तविक हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं। कैसे होंगे, कब होंगे, वो समझाऊंगा। हाँ सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक दूसरा यहाँ पर मैं क्या छोड़ दिया मैंने, वास्तविक, पहली कंडीशन है वास्तविक और समान। मूल कैसे हो सकते हैं? वास्तविक भी होंगे और दोनों के दोनों समान भी होंगे। एक कंडीशन होती है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अब देखो यहां पर एक विविक्त का डी निकलता है, वो सब निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, उससे हम क्वेश्चन समझ पाएंगे ये सारी चीजें। जैसे मैंने अगर मान लो एक द्विघात समीकरण ले लिया, मैंने क्या किया, एक द्विघात समीकरण ले लिया, x² + 4x, क्या ले लूं आगे, जैसे +5 ले रहा था, इसी को ले लो पहले। ये मैंने द्विघात समीकरण ले लिया। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल जो निकालने के लिए आपके पास काफ़ी तरीके थे। एक तो मैंने अभी गुणनखंड वाला तरीका बताया, गुणनखंड वाला तरीका अगर ना करें तो एक होता था द्विघात, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, या फिर धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक धराचार्य फॉर्मूला है जिससे हम x का मान निकाल सकते हैं या फिर इसके समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्या है हमारे पास? धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला या फिर द्विघाती फॉर्मूला, सूत्र। हाँ निकलेंगे ही नहीं, कैसे भी नहीं निकलेंगे, उससे भी नहीं निकलेंगे। लेकिन उससे एक बात पता चल जाएगी कि एक्चुअल में चक्कर क्या पड़ रहा है। तो बहुत ध्यान से समझना वो सूत्र क्या है। अगर ये हमारा समीकरण है तो वो सूत्र होता है, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, x का जो मान निकलता है -b + -b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूं, यहाँ a कितना है, एक है, b कितना है 4 है, और c कितना है 5 है। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी सचिन कुमार को। x बराबर फॉर्मूला है -b + -b² - 4ac/2a। b की वैल्यू कितनी है, -4 + -b², b कहाँ है, ये b का स्क्वायर 4², 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 5, और नीचे 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। -4 + ये 16 हो गया और ये 20 हो गया, ये नीचे 2 हो गया, ये -4 है बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने दो -4 + इधर क्या आया 16 में से तो -4,
तो अपॉन में 2a। आप देख पा रहे हो कि अंडर रूट में माइनस आ गया। शायद मैंने आपको पहली क्लास में बताया होगा कि अंडर रूट में माइनस अगर आ जाए तो वो एक्चुअल में वो संख्या वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है। उसकी कल्पना कर सकते हो, रियल वर्ड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर रूट में माइनस का आ जाए, रूट में अगर माइनस का आ जाए, अगर यहाँ पर रूट में माइनस का आ गया, इसका मतलब इसके मूल निकालने संभव नहीं है, इसके मूल निकालने संभव नहीं है, क्योंकि रूट में माइनस आ गया। ठीक है, रूट में माइनस आ गया, निकालोगे भी इसके मूल तो काल्पनिक निकलेंगे, निकालोगे भी तो कैसे निकलेंगे, काल्पनिक। फिलहाल तो आप काल्पनिक वाले में छोड़ो, ये कह सकते हैं हम कोई वास्तविक मूल नहीं निकल पाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, क्लियर 100%। ठीक है, तो आप ये समझ पाए होगे। बहुत ध्यान से मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो ध्यान से। ये माइनस आया क्यों, ये माइनस की संख्या क्यों आई, क्योंकि ये अंदर वाला माइनस आ गया। ये अंदर वाला, यही तो है फॉर्मूला अंदर वाले का, तो इसी का रोल है, इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि रूल मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, लाल से लिख दे रहा हूं यहाँ, डी। जो अंदर वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं भाई डी। और डी क्या बोला जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं वे कर, ऐसा कुछ होगा देख लेना, विव्यक्त कर बोला था डी को। तो इसी के हेल्प से हम पता करेंगे कि मूल हमारे वास्तविक हैं या कैसे हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाती है, 0, तो हम कह देते हैं मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी, अगर ये वाला 0 से बड़ा आ गया तो रूट में कुछ ना कुछ बचेगा, और रूट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव का अगर बचा, धनात्मक बचा, तो मूल निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आ गई थी -4, लेस देन 0 मतलब माइनस की आ जाए, जैसे माइनस की अगर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि कोई इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कैसे हम पता करेंगे मूल वास्तविक है कि नहीं है, डी की वैल्यू से। डी क्या है, विविक्त कर। क्या फॉर्म क्या है, डी अगर 0 आ गया तो कह देंगे वास्तविक मूल है और दोनों के दोनों समान है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, मतलब कोई धनात्मक वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो हमें वास्तविक तो है मूल लेकिन असमान है। और डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो फिर तो मूल निकाल ही नहीं सकते, मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया पूरा ये, हैं क्या, 0 छोटी, जैसे ही -4 आया था, माइनस की संख्या आ जाती है वो 0 से छोटी होती है। हाँ, विविक्त कर बता तो दिया। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से, और इस चीज़ को उतार लो, आप नोट कर लो, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके, फटाफट मुझे उनके आंसर बता देना, कुछ भी हो सकता। तो देखो बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताने हैं कि मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है, प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल वास्तविक हैं, वास्तविक साथ साथ समान है, असमान है, या फिर काल्पनिक है, या फिर काल्पनिक का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो बहुत आसान है निकालना, फॉर्मूला हमें केवल डी निकालना है, डी से हम पता कर लेंगे। डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है इसमें, पहले वाले में 6, तो 6 का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 3, ये आ गया 36, ये आ गया 12, 24। ये 24 धनात्मक संख्या, 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है 0 से। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके मूल हैं वास्तविक और असमान। कैसे हैं मूल, वास्तविक और असमान। लिख दूं यहाँ पर, समझ जाओगे, या फिर वास्तविक, हाँ 0 से तो बड़ा होता है 24, प्लस का है ना। दूसरे वाले पे आ जाओ फटाफट। दूसरे वाले में वही डी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, डी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से ध्यान से देखोगे आप, वी कितना है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू है 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये तो 1600 हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1600 तो कितना आ गया माइनस के 1200। अगर ये माइनस में आ रहा है तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये 0 से छोटा, ये वाला काल्पनिक हो गए, असमान, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, या फिर काल्पनिक मूल हैं। कैसे हैं, काल्पनिक या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आपको जो करना था वो मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इसको 4 नहीं कर रहा, 2 कर दे रहा हूँ, और एक सेकंड,
इसके बताओ मूल कैसे होंगे लास्ट वाले के। 2x² प्लस 10x प्लस 12.5 बराबर 0। निकला ये? तो डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 12.5। ये 100 हो गया। 12.5 के 2 में गुणा 25, 25 चौका 100, तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो 0 की कंडीशन दी थी वास्तविक तो मूल होंगे और समान भी होंगे। वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे? समान, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। कौन सा पॉइंट? अरे गुणा करोगे तो 100 ही आएगा, ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। 12.5 के 2 में गुणा करोगे 25, 25 के 4 में 100। ठीक है, समझ गए आप? ये कंसेप्ट समझ गए? वास्तविक समान, वास्तविक समान। कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन, समस्या, परेशानी हो तो पूछ लो। अभी नहीं है, आगे बढ़ूं फिर मैं। अब इसके बाद देखो, जैसे बहुपद में मैंने आपको सिखाया था, बहुपद में क्या सिखाया था? शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल। सेम यहाँ पर फॉर्मूला है, क्योंकि शून्यंक का ही नाम मूल बन जाता है अगर समीकरण है, और बहुपद है तो शून्यंक बोलते हैं। तो यहाँ पर मूलों का क्या? मूलों का योग का क्या फॉर्मूला होगा? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, मूल को अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला पहले प्रैक्टिस हम काफी कर चुके हैं। कौन है ये? और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, मूलों गुणन ए अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होंगे। इन फॉर्मूले के साथ साथ अगर आपको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दे रखा हो तो आप समीकरण भी बना सकते हो। क्या दे रखा हो? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो समीकरण क्या होता है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इस चीज को, मूलों का योगफल लिख दो या मूलों का गुणनफल लिख दो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगर मैंने कहा कि मूलों का योगफल दे रखा है आपको, मूलों का योगफल, मान लो मूलों का योगफल दे रखा है 4, ठीक है, और मूलों का गुणनफल दे रखा है, मूलों का गुणनफल वो दे रखा है 8, तो क्या समीकरण बनेगा? इसमें लगा देंगे x² माइनस फॉर्मूले में x की जगह 4 रख देंगे, 4x, और यहाँ इसकी जगह 8 रख देंगे। तो ये समीकरण हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ऐसी प्रैक्टिस हम बहुपद में भी कर चुके हैं और इन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम बहुपद में कर चुके हैं। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई? तो कंसेप्ट तो इतना ही है बहुपद में। और अल्फा बीटा मूल है, अल्फा और बीटा क्या है? मूल। दूसरी वाली से भी हो। तो क्या कह रहा था मैं ये बता रहा था, हाँ, अल्फा और बीटा क्या है? तुमने ही पूछा था, पूछ नहीं दोबारा फिर। हाँ, तो इसमें भी मानते हैं मूल, एक मूल को अल्फा, एक मूल को बीटा मान लिया। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल -2 है और एक मूल 4 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? एक मूल -2 है और एक मूल 4 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण है, उसका एक मूल -2, एक मूल 4 है, तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा? ठीक है, आगे। सचिन कुमार का सही जवाब है x² माइनस मूलों का योगफल। ये दोनों मूल हैं, ये योगफल और ये गुणनफल नहीं है, ये दोनों मूल हैं। ये भी एक, ये अल्फा है, ये बीटा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2, यहां रख दो, बाहर x, प्लस दोनों का गुणनफल कितना आएगा? -8, यहां रख दो। तो क्या बना? x² माइनस 2x और -8 बराबर 0। समझ पाए आप मेरी बात को? क्लियर है ये? हाँ।
दोनों को जोड़ोगे -2 और 4 को जोड़ोगे तो प्लस का 2 ही आएगा। माइनस का 2 और प्लस का 4 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। 2 ही रखा है मैंने। बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरीके से है। ये दे रखा है दोनों समीकरणों का एक मूल है x बराबर 1। दोनों समीकरणों का एक मूल बराबर है 1। a गुणा b की वैल्यू पता करनी है। किसकी? a गुणा b की। तो a और b की वैल्यू निकल आए तो a गुणा b की भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर x बराबर 1 इसका एक मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा दोनों समीकरणों को। ठीक है, जैसे अगर x बराबर 1 पहले समीकरण का मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। मतलब x की आप 1 रख सकते हो, x की 1 रख सकते हो तो रख दो इसमें x की 1। तो a गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। क्या आया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो a आएगा। ये भी a आ गया, ये 3 आ गया 0। 2a बराबर 2a प्लस 3 बराबर 0। 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3, 2 नीचे चला जाएगा, -3/2। a का मान आ गया। ठीक है, अब क्योंकि x बराबर 1 इसका भी मूल है तो x बराबर इसको भी संतुष्ट करेगा। x बराबर 1 इसमें भी रख दो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस b बराबर 0। 1 ये 1 ये 1 ये b बराबर 0। 1 और 1 2, 2 प्लस b बराबर 0। 2 उधर चला जाएगा, b बराबर -2। ठीक है, तो b की वैल्यू भी आ गई। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a गुणा b की वैल्यू पूछ रहा है। a कितना है? -3/2 और b कितना है? -2। a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, जो निकल के आई। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। समझ पाए आप? 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ये डिवाइड में, ये गुणा में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 रह गया आंसर। तीसरा सवाल है ये। देखो बच्चों ये 4th क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन एक तो पेपर में आएगा ही आएगा। कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं बता दे रहा हूं कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसके मूल वास्तविक नहीं है। अच्छा, अगर इसके मूल वास्तविक नहीं है तो इतनी बात तो हमें पता है d छोटा होगा 0 से। यही तो सिखाया था मैंने आपको। हाँ, d छोटा होगा 0 से। और d क्या होता है? d का फॉर्मूला है b² - 4ac। ये चीज भी छोटी होगी 0 से। सही बात है। b² की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b एक्चुअली b है, -b है, -b का स्क्वायर 4। a का मान कितना है? 1 है। और c का मान कितना है? वो भी 1 है। a का भी 1 है, c का भी 1 है। ये चीज छोटी होनी चाहिए 0 से। सही बात है यहाँ तक? ठीक है, ये क्या बन जाएगा? b²। ये क्या हो गया? 4, 0। 4 उधर चला जाएगा, तो b² छोटा होना चाहिए 4 से। b² छोटा होना चाहिए, तो b की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? तो ये अब थोड़ा मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट नया सीखना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो एक्चुअली है क्या यहाँ पर, जैसे अगर मैं b² यहाँ से हटाना चाहूँ तो ये 4, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि b की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए? यही तो आंसर आना चाहिए फिर। बोलो हाँ या ना? b² की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, तो b 2 से कम होना चाहिए। यही तो आपको लग रहा होगा। बोलो अरे यार इसको 2 लिख लो, 4 है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो। b² छोटा होना चाहिए 2 के स्क्वायर से, तो b छोटा होना चाहिए 2 से। यही तो आंसर लगना चाहिए आपको, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर b² छोटा है 2 के स्क्वायर से तो जो b का मान रहेगा ना, आप इस बात को फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि रट लो कि जो b का मान रहेगा वो -2 से 2 के बीच में रहेगा। ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है कि 2 से छोटा है और b का मान -2 से बड़ा रहेगा। हर कोई कुछ भी हो, जैसे अगर ये आया होता मान लो b² बराबर लेस देन आया होता 9, क्या होता है 9, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो जो b का मान होगा यहाँ पर वो 3 से छोटा और -3 से बड़ा, ये आंसर होगा इसका। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो जो इसका फिलहाल इस वाले का जो आंसर है वो ये वाला रहेगा। ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही है इस वाले सवाल का, ये वाला जवाब। समझ पाए आप इस बात को या नहीं?
ज़्यादा देखो मैं समझा तो दूंगा लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इस चीज़ को समझाने में। इसको रट लो कि अगर इस तरीके से है तो -2 से 2 रहेगा, ठीक है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ इसका एक्चुअली, फिर आप ये कहोगे कि तो बी स्क्वायर छोटा है 2 का स्क्वायर से। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बी स्क्वायर छोटा है 4 से, 4 ही लिख लो। अगर मैं बी की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगी? नहीं। बी की जगह 3 रख दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 छोटा होता है क्या 4 से? नहीं होता। तो बी इसको 3 से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दो नहीं रख सकता, 2 से कम 1 रख सकता हूँ। 1 स्क्वायर छोटा होता है 4 से, 1 का स्क्वायर हाँ होता है, तो 1 रखी जा सकती है। 0 रख सकता हूँ, 0 का स्क्वायर छोटा होता है 4 से, होता है, ये भी रखा जा सकता है, मतलब 0 भी रखा जा सकता है। -1 का स्क्वायर छोटा होता है क्या 4 से? होता है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 छोटा है 4 से, ये भी बात सही है। अगर मैं यहाँ -3 रख दूँ, -3 का स्क्वायर छोटा होता है क्या 4 से? ये 9 आ जाएगा, और 9 छोटा नहीं होता 4 से, बड़ा होता है, तो ये मैं नहीं रख सकता। तो मैं क्या 1 रख पा रहा हूँ, 0 रख पा रहा हूँ, -1, -3 नहीं रख पा रहा। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जो बी की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 होगी। -2 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, -2 से अगर छोटी होगी ना तो भी बड़ा हो जाएगा एक्चुअली स्क्वायर उसका। समझ पाए मेरी बात को नहीं सचिन कुमार? तो ये इस तरीके से आपको याद रखनी है ये वाली बात आपको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझ लेना ये सवाल। देखो इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक और समान है। कैसे हैं? वास्तविक और समान के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? वास्तविक और समान के लिए कंडीशन d बराबर 0। वास्तविक और समान के लिए d बराबर 0 रख दो इसमें, और k का मान निकाल के मुझे बता दो फटाफट। तो बच्चों देखो इस सवाल में क्या है, इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और समान दे रखे हैं। अगर मूल वास्तविक और समान दे रखे हैं तो हमको पता है d बराबर 0 होता है, और d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? b का मान क्या है? 8k। इधर ध्यान दो, इधर सभी बच्चे, b का मान क्या है? 8k। तो b की जगह 8k रख दो, और 8k का स्क्वायर, 8k है ना, 4 तो 4 है, a की जगह क्या रखा है? 9, a की जगह 9, और c की जगह क्या रखा है यहाँ? 16 बराबर 0। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, इस सब तामझाम को मैं उधर ले जाके प्लस का कर दूंगा। 4 9 16, बोलो हाँ या ना? ठीक है। 16 से 64 कट जाएगा 4 बार, 4 से 4 पूरा कट जाएगा, सही है। के स्क्वायर बराबर क्या बचा यहाँ पर? केवल और केवल 9, ठीक है। अब ये बात भी मेरी ध्यान रखना हमेशा, जब स्क्वायर हटता है तो आंसर प्लस और माइनस का आता है। वैसे तो 3 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो के का मान +-3 दोनों आएगा। पहली क्लास में मैंने ये बात आपको बताई होगी, ठीक है। चाहे के का मान प्लस का 3 हो चाहे माइनस का 3 हो, के का स्क्वायर 9 ही आएगा। समझ रहे हो ना? तो +-3, हाँ क्या 9 3 का स्क्वायर होता है। ये वाला, हाँ। अरे इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि इसके मूल वास्तविक और समान हैं। कितनी बार बोल दी बात मैंने? वास्तविक और समान, ये क्वेश्चन में बोला है उसने कि इसको जो मूल है वो वास्तविक और समान है। अगर वास्तविक समान होंगे तो d बराबर 0 लगा सकते हो आप। समझ गए? 100% क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आए। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने इस तरीके से लिखा था, मैंने पूछा था क्या ये बहुपद है, तो आपने कहा था नहीं, क्योंकि x के बाद माइनस का 1 है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बराबर 4 रख दूं, मैं पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है, और जरूरी नहीं 4 ना भी रखूं तो भी है। कैसे? क्योंकि अगर मैं x को एलसीएम लूंगा, x इधर जाके गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का 1 बचेगा, ये 4 है, 4x उधर चला जाएगा, 4x इधर आ जाएगा, तो द्विघात समीकरण ही तो है ये। x स्क्वायर आ रहा है ना, तो द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर मैं आपसे बच्चों पूछ लूँ कि 4 + 2/x स्क्वायर, x ले लो इधर x स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ,
द्विघात समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक्स स्क्वायर जरूर दिख रहा है लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। पूछो क्यों? यहाँ पर भी जब मैं एक्स को एलसीएम लूंगा तो एक्स इधर जाके 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स की जब कैंची गुणा होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 3 हो गया तो ये त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि द्विघात। समझ गए? देखो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी गहरा कंसेप्ट है इसमें। क्या कह रहा है? उसने कहा है कि ये एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी पता है वो क्या बता रहा है हमको। आगे वो क्या कह रहा है कि इसका जो डी है वो 0 के बराबर है, इसका जो डी है ये उसने कहा है, और उसके बाद कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बता दो। अल्फा क्या है? इसका एक मूल है। अच्छा, इसका ये जो अल्फा मूल है जब डी 0 हो जाए, डी 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा, दोनों के समान आएंगे क्योंकि डी 0 है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो मतलब मूल निकालना है हमको क्या करना है? इसका मूल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, डी 0 दे रखा है, मूल निकालने का फॉर्मूला जो एक्स होता है, यहाँ पर एक्स जो होता है ना वही अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है एक्स बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर जो एक्स है ना वही अल्फा और बीटा है। पूछो कैसे? दो मूल ही तो होते हैं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? 2 मूल होते हैं। एक काम करते हैं, बहुत जल्दी से मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस अगर ये द्विघात समीकरण है, क्या है ये? हमें इसके मूल निकालने हो, कैसे निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो वैसे तो उसको कर गुणनखंड करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ, तो भी निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से समझना कैसे। एक्स निकालता हूँ इस फॉर्मूले से निकालता हूँ, माइनस बी कितना है यहाँ पर? बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस की 21 है, 21 माइनस का है तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस का 21 है ना, 21 माइनस का माइनस ने इसको प्लस कर दिया। नीचे क्या आएगा? 2a, 2 × 1। ध्यान से सुनते रहना, इधर तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा मैं। माइनस का 4 प्लस माइनस, इधर आ जाओ अंडर रूट के अंदर। 4 का स्क्वायर 16, 21 चौका 84 डिवाइड बाई 2, इधर आ जाओ वापस। ये माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 100 हो गया डिवाइड बाई 2। 100 क्या होता है? अंडर रूट 100 क्या होता है? 10, माइनस का 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अब ये जो x है ना यही अल्फा और बीटा बन जाएगा। पूछो कैसे? x के 2 मूल होंगे, x के 2 मान आएंगे, एक मान को मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, कब? जब मैं प्लस साइन लूंगा। -4 प्लस, इसको चाहो तो आप x ही लिख लो, चलो x ही रहने दो। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की 2 वैल्यू निकलेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो एक बार प्लस ले लिया, कितना आया? प्लस का 10 माइनस का 4, 6/2 3, और एक बार मैं माइनस साइन ले लूंगा, माइनस का 4 माइनस का 10/2, तो माइनस का 14 माइनस के 7। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? दिख रहा है ये इसमें? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। x के 2 मान आए, एक तो 3 आया ये, और एक क्या आया? माइनस का 7। सही बात है। इस वाले x के मान को मैं अल्फा भी कह सकता हूँ, अल्फा बराबर 3 आया है, और इस वाले x के मान को मैं बीटा भी कह सकता हूँ, बीटा बराबर क्या आया है? माइनस के 7 आया है। तो जो अल्फा और बीटा कुछ और नहीं, x की वैल्यू ही होती हैं। x की 2 वैल्यू होती है ना, तो एक को अल्फा एक को बीटा कह देते हैं। समझ पाए मेरी बात को आप? ठीक है, और निकलती कब है? अगर इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो एक बार प्लस रखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आप गुणनखंड कभी कर ना पाओ तो आप इसी फॉर्मूला को लगा के दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैंने दोनों वैल्यू इस वाले धराचार्य फॉर्मूला से निकाल के दिखाई हैं। क्या आप समझ पाए मेरी बात समझ पाए? इससे निकाल देंगे, निकाले नहीं है अभी दोनों। गुणनखंड करते तो भी यही आते, गुणनखंड करते तो भी यही मान आते। ठीक है, अभी रुको बताता हूँ। तो बच्चों देखो, मैंने अभी क्या कहा, मैंने आपको एक बात ये बताई कि ये जो समीकरण था, इसके मूल हम गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो एक बार प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस रख लो, एक बार माइनस रख लो, दोनों मूल आ जाएंगे। बात समझ पाए अब मेरी? ठीक है, मिटा दूं इसको मैं,
चलो मिटा नहीं रहा, ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ पहले। अभी बहुत ध्यान से समझना क्या कहा इस क्वेश्चन में, इसके जो डी है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ से जो एक्स निकालोगे ना वो बराबर ही निकल के आएगा, ठीक है, बराबर निकल के आएगा। चलो ठीक है, मान ली बात। और इसका डी बराबर 0 और अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो पहली बात तो डी बराबर 0 का मतलब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सही बात है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर है। अब मुझे इसका अल्फा चाहिए, मतलब एक्स चाहिए, कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला लगा दूं, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा दूं ना। फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर माइनस बी, बी की जगह क्या रखा है, क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस, अंदर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कह सकता हूं, डी आता है अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है ना अंदर फॉर्मूले में। चलो पहले फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला का नहीं लिखा, चलो लिख दे रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर इसी चीज को मैं डी भी कह सकता हूं, डी अपॉन 2a, यही तो होता है फॉर्मूला। बी की जगह पे क्या रखा है, माइनस का क्यू, बी की जगह पे क्या है, माइनस का क्यू। डी की जगह पे 0 लगा दूं, क्वेश्चन में कहा है उसने डी 0 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, r है, बोलो हाँ या ना। क्या रह गया यहाँ पर, ये तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया q, ये तो 0 था खत्म हो गया, नीचे 2r, तो ये x का मान आ गया, किसका मान आ गया, और यही अल्फा है, अभी मैंने यही बात बताई, ये x ही अल्फा है, x क्या मूल ही तो है, ठीक है। तो अल्फा का मान भी यही है, q अपॉन 2r। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा था, अंडर रूट 0 0 खत्म उसकी कहानी, ठीक है। क्या, अरे उसने क्वेश्चन में कहा है डी बराबर 0 है, हाँ समझ गए। पहले तो मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड आपको भरा भरा लग रहा होगा। अब बताओ क्या कह रहे हो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मेरे पास एक और तरीका है बताने का, मैं उससे बताऊं फिर, हाँ हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसके जो मूल आएंगे वो समान आएंगे, ठीक है, जो कि होगा शायद प्लस का 2, शायद क्या प्लस का 2 होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें दिखाती सूत्र लगा दूं तो होगा क्या, फॉर्मूला तो वही है, ये रहा फॉर्मूला, माइनस बी माइनस माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, डिवाइड में 2a। अच्छा, क्योंकि ये अगर इसका d निकालोगे तो 0 आएगा, d का मतलब 0 का मतलब इसके मूल बराबर हैं, ठीक है। और अब d तो अंदर भी तो निकालते हैं, अभी आप ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये प्लस का 4 16, माइनस के 4 का 16, और ये भी 16, तो अंदर क्या बन गया, 0 बन गया। तो 4 प्लस माइनस अंदर बन गया 0 डिवाइड बाई 2, तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रह गया जब इसके आगे वाला 0 है, तो आंसर कितना रह गया, केवल ये वाली चीज़ आंसर रह गई। जब इधर वाला 0 है तो आंसर केवल जैसे फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन 2 आंसर रह गया, समझ पाएगा नहीं। जब d अगर 0 हो जाए तो आंसर अब केवल माइनस बी अपॉन 2a रह जाता है। तो इसी सवाल में यही कहा था, d बराबर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा, x या फिर अल्फा कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a, b की वैल्यू q अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है r, तो q अपॉन 2r हो जाएगा सीधे सीधे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे आप लोग। तो बहुत ध्यान से बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा सा ही है, ये एक समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके a का मान बताओ। a के मान ऑप्शन दे रखे हैं, a का मान 5 0 हो सकता है, 5 2, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन वैसे तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इधर एक ही कैची गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो
सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ना बनाना चाहो द्विघात समीकरण, अब डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो, तो आप ऑप्शन रख के देखो। मैं एक ही जगह 5 रख दूं, एक ही जगह 5 रख दूं, तो 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर भी 5 रखो, 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा, तो 2 बराबर 2 होता है। सही बात है इसकी, ये 5 तो आंसर है, 5 तो आंसर है, मतलब ये वाला हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, इसमें भी 5 है। पीछे वाला देखते हैं, 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 - 3 हो जाएगा, और 10/0 इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं हो सकता। 2 रख के देखते हैं, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ एक ही जगह, तो 2 - 3 होगा इधर, इधर क्या होगा 10 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -1 और ये आएगा 5, ये बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, तो 2 इसका आंसर नहीं है, मतलब 2 ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि 2 नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? -2 5 तो है, -2 और रखे देखो, इसमें एक ही जगह रखा -2, ये -3 है, यहाँ 10 और ये -2 रखा है मैंने, यहाँ पर भी -2 रखा है, एक ही जगह यहाँ पर भी -2, ये -5 आएगा, और ये 5 बार कटेगा, ये भी माइनस की वजह से -5, दोनों बराबर हैं, तो मतलब इसके 2 आंसर हैं, 5 और -2, मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ। बाकी कर तो ऐसे भी सकते हैं, कैसे, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता, a² - 3a बराबर 10 को इधर ले आओ, 3 को ऐसे तोड़ोगे 10 आ जाए, 5 - 2 a -10 बराबर 0, ए के अंदर गुणा कर दो, -5a प्लस 2a, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, -2a मत रख देना, ये माइनस प्लस का 2a हो जाएगा, -10 बराबर 0, तो मैं ये -5 है, यहाँ पर -5a है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, और ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक वैल्यू -2 आएगी, तो अभी प्लस का 5 -2, तो अभी ये सही है। ये वाला ऊपर वैल्यू रखने वाला ना करो, तो आप पूरा सॉल्व कर लेना, हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, एक ही क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ गया, फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। सुनो, देखो एक टॉपिक है जो क्लास 11th में पढ़ोगे आप, समुच्चय। समुच्चय में क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है एक ग्रुप। समुच्चय का क्या मतलब होता है, ग्रुप। जैसे मान लो आपकी जो क्लास है, इसका मैं समुच्चय बनाना चाहूँ, तो सबसे पहले समुच्चय को जो लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली में मंझले कोष्ठक, मतलब इसी के अंदर लिखे जाता है जो भी लिखा जाएगा। अब जैसे आप क्लास है, सबके मैं एक बच्चे का यहाँ नाम लिखना शुरू कर दूँ, तो एक समुच्चय बन जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास संख्या है, 1 10 है, जैसे मान लो तुम्हारे पास रुपए हैं कुछ, तुम्हारे पास एक 10 का नोट है, बता रहा हूँ, एक 10 का नोट है, एक 100 का नोट है, और एक 5 का नोट है, ठीक है। तो अगर 3 तरीके के नोट हैं, इन तीनों नोटों का समुच्चय बनाना चाहूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, और 5 लिख दूंगा, 5 और संख्या लिख दी, और इसके अंदर बंद कर दिया, ये समुच्चय बन गया, ठीक है। इसको समुच्चय बोला जाता है। ब्रैकेट को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली मतलब घुमावदार है ना, कर्ली हेयर जैसे होते हैं यूं करके लड़कियों के, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, या फिर मजला कोष्ठक, हिंदी में मजला कोष्ठक। मजला समझो, बीच वाला, ये छोटा होता है, ये मजला होता है, ये बड़ा होता है, 3 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। जो कोष्ठक आप लगाते हो वो छोटा कोष्ठक होता है, ठीक है। तो अभी इसके जो x की 2 वैल्यू होंगी, ये तो पता है आपको, +-3, भाई 9 3 का स्क्वायर है ना, तो x की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस और -3, तो वो कह रहा है इसका समुच्चय बनाओ, तो समुच्चय का मतलब दोनों वैल्यू रख दो, -3 और +3 समुच्चय के अंदर। समझ गए, आसान था, समुच्चय का लफड़ा था बस। सुन लो, देखो बच्चों, अभी जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर सारे बेसिक सवाल करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई टफ सवाल करा रहा हूँ, मतलब जितने भी सवाल हो सकते हैं, अगर आप भूल भी गए होगे तो बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूँ। एक जैसे ये अब 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो फिर 5 चैप्टर खत्म करके फिर या तो अभी या फिर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कैसे भी देख लेंगे, टफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे पेपर में 30 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 10 तो बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक, मतलब छोटे मोटे कंसेप्ट बेस।
10 ऐसे होंगे थोड़ा बहुत ठीक ठाक जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 10 ऐसे होंगे थोड़े हाई लेवल के, तो थोड़े मतलब आपने हो सकता है देखे भी ना हो कभी, ठीक है, या फिर थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा होंगे। तो ये वाले तो आप कर ही लोगे, इनकी प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ, इन पे भी हमें काम करना पड़ेगा जो कि सिलेबस की बात करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपको ये पूछेगा कुछ एक्सप्रेशन सा दे रखा हो, पूछेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2x + 1 की पावर 2 और इधर दे दिया, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? क्या ये द्विघात समीकरण होएगा? नहीं होएगा, उसमें नहीं है, किताब में नहीं है, अपनी तरफ से दिया है मैंने। हाँ सचिन कुमार, ये नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 गुणा x, 2 तो फॉर्मूले का आता है, फिर 2 ये वाला 2, ये 2x, चाहो तो 2x लिख लो, 2ab इंटू 1 ये वाला। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इधर लिख दो, 4 ये आ गया, इसकी गुणा करोगे x की x में होगी तो x स्क्वायर, 4 और 3 7, 7x, और 4 की 3 में होगी तो 12। जब 4 का गुणा x में होगा तो 4x स्क्वायर आएगा, ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 28x प्लस 48, इधर भी क्या आया है 4x स्क्वायर, ये प्लस का 1 है और ये 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक, ये द्विघात समीकरण कहाँ बचा? जब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बचा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही आ गया, ऐसे लिख देते हैं 4 और 3 7, 7x, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ना, मैंने सिखाया होगा ये, ठीक है ना। फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स स्क्वायर से। ये 4x स्क्वायर, इधर भी 4x स्क्वायर कट गए, अगर ये कट गए, अरे यार ये अगर ये कट गए तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर तो होना चाहिए ना द्विघात समीकरण के लिए, एक्स स्क्वायर है क्या यहाँ पर? नहीं है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। एक और पूछ लूँ? हाँ हाँ, एक और सवाल पूछ लूँ? ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा, इसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको बहुत सारी, हैं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ मैं। इसको बताओ द्विघात समीकरण है क्या नहीं, जल्दी फटाफट फुर्ती से। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये 2x, ये 2 अच्छा नहीं लग रहा, 3 लिख लो, प्लस 3, अरे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अरे 2x प्लस 2, 2 तो कम बाहर आ जाता ना फिर, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4x, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा ये, ठीक है। आगे आ जाओ, इधर 4 को तो बाहर रख रहा हूँ, पहले अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, इसकी इसमें गुणा होगी तो कितना आएगा? 4x की पावर 3, भाई 1x ये 2x ये, x की 3 में होगी तो 3x, 4 की इसमें होगी तो 16x स्क्वायर, 4 की इसमें होगी तो 12। ये बात तो बिल्कुल सही बताई इस लड़के ने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस 2x की गुणा कर दो, इसमें कितना आएगा? ये 8x की पावर 3, सही बात है। इस 2x की गुणा कर दो 1 में 2x, इस 2x की गुणा कर दो इसमें 8x स्क्वायर, इस 3 की गुणा कर दो इसमें 12x स्क्वायर, इस 3 की गुणा कर दो 1 में 3, इस 3 की गुणा कर दो इसमें 12x। इधर आ जाओ, इधर तो बस 4 की गुणा करनी है,
कर दो 4 गुणा 16, x की पावर 3, 12, 64 और 48। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर x की इक्वल कहाँ लगाता है, यहाँ पर 16x की पावर 3 है, यहाँ पर 8x की पावर 3 है। क्या ये कट रहे हैं? ये नहीं कट रहे, तो ये क्यूबिक है, त्रिघातीय समीकरण है, द्विघात तो नहीं हो सकता। अगर जब x की पावर 3 कटा नहीं, x की पावर 3 अगर कटा नहीं, तो इसका मतलब ये द्विघात तो हो ही नहीं सकता, त्रिघातीय है ये। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अगर यहाँ पर दे रखा होता बच्चों 4, अगर यहाँ 4 दे रखा होता, या फिर 4 यहाँ मत 4 करो, यहाँ 2 था, 2 ही रहने दो, यहाँ 2 दे रखा होता, यहाँ 2 होता, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता, ये अगर 2 होता, 4 की गुणा 2 में करते 8 आता, इसकी इसमें करते 6 आता, इसकी इसमें करते 16 दूनी 32 आता, और इसकी इसमें करते तो 24 आता। तो अब x क्यूब से x क्यूब कट जाता, एक्स स्क्वायर और चेक कर लो कहीं वो तो नहीं कट रहा। अब यह द्विघात समीकरण ये है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला बच रहा है, 3 वाला तो कट गया। एक्स स्क्वायर वाले चेक कर दे कितने हैं, 8 ये रहे और 12 ये रहे, कितने हो गए 20। इधर एक्स स्क्वायर वाले कितने हैं 32, तो सारे कटेंगे नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर अगर बच रहा है तो ये द्विघात समीकरण है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं द्विघात समीकरण है कि नहीं? मैं वैसे तो बता देता, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, तो यहाँ तक ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो लाइक और शेयर ठोक दिए मां के आशीर्वाद से। बच्चों देखो, ज़्यादातर मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए, कंसेप्ट भी बता दिए, 1-2 कंसेप्ट और रह गए। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम रह रही है अभी, वर्ड, हाँ है इसी में दे रखा, वर्ड प्रॉब्लम रह रही है। वर्ड प्रॉब्लम को मैं अलग से करवाऊंगा, अलग ट्रिक है मेरे पास, आसानी से आप कर सकोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या है, इसमें k का मान, एक द्विघात समीकरण है, इसमें k का मान पूछ रहा है, यदि x बराबर 3 इसका एक मूल है। अगर x बराबर 3 इसका एक मूल है तो उसको संतुष्ट भी करेगा। x की 3 रखा जा सकता है, x की 3 राजीव सर रखा जा सकता है, रख दो x की 3। हाँ बोला है उसने कि x बराबर 3 इसका एक मूल है, तो k का मान बताइए, ठीक है। तो ये हो गया प्लस k माइनस 1, x की 3 रख दिया, प्लस 3 बराबर 0। ये कितना होगा 9, 9 3 27, प्लस ये 3 की गुणा इसमें करोगे 3 के, 3 की गुणा माइनस 1 में करोगे माइनस का 3, प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। हैं क्या नहीं पता चला, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 3 की गुणा के में 3 के, 3 की गुणा 1 में माइनस का 3, ये 9 तो ये रहा, ठीक है। अच्छा क्या अच्छा कच्चा 3 27, 27 और 9 36, 36 में से 3 गए तो 33, और 33 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, और 3 से जब ये कटेगा तो 11 बार कटेगा, तो के का मान आ गया माइनस का 11, ठीक है। तो ठोक दो लाइक और शेयर। हाँ क्वेश्चन 42, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 55 है ये। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 लगातार क्रमागत संख्या है, क्रमागत पूर्णांक है, लगातार क्रमागत पूर्णांक है, उनके वर्गों का योगफल 365 है। वर्गों का योगफल कितना है 365। करने का तरीका तो यह है, क्रमागत संख्या जब भी माननी पड़ती है, एक को x मान लो, एक को x प्लस 1 मान लो, एक को x मान लो और एक को x प्लस 1 मान लो, और दोनों के वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 दे रखा है। समझ पाए मेरी बात को? लेकिन चाहो तो, अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो और भी आसान तरीका है, ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे ऑप्शन से कर सकते हो? ये ऑप्शन है, दोनों संख्याएं 13 14 हैं, 14 15, 15 16, 16 17। आप इनके वर्गों का योगफल करके देख लो 365 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका वर्ग क्या होता है 169, इसका वर्ग होता है 196। क्या इन दोनों को जोड़ के 365 आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ यही ऑप्शन सही है, खेल खत्म। हाँ वर्ग 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, इन दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा 365। 365 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन सही है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योगफल 365 है। तो संख्याएं बताइए, संख्याएं बतानी थी। ऑप्शन ये 4 थे,
ठीक है। तो संख्याओं का वर्गों हमने करके देख लिया, इन दोनों का वर्गों का वर्ग किए, वर्ग का योगफल 365 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। समझ पाया मेरी बात को 100%? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, ऐसे सुनो। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको करा दिए सेकंड चैप्टर में। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है। कितना निकाल लोगे इसको आप? बता दो फटाफट। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका वर्ग -2, सही बात है। इसका वर्ग करोगे तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 ही आ जाएगा इसका भी। ठीक है, मतलब ये तो मैंने बता दिया ना, अगर ये 10 दे रखा हो, आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछता है, तो इसका जवाब क्या होगा राजीव सर? हाँ, फॉर्मूला क्या बताया था? इसका वर्ग -2, 10 का वर्ग -2, 100 में से 2 गया तो 98। ठीक है, बता चुका हूं ये वाली बात में। ठीक है, हाँ, तो क्यूब का भी बताया था। अगर इसी में ये पूछता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पूछता, तो आंसर क्या आता? -3 नहीं, -30 होगा। इसमें फॉर्मूला क्या बताया था? इसका जो भी दे रखा है उसका तो क्यूब कर दो, -3 नहीं करना, 3 गुणा जो दे रखा है वो। ठीक है, यहां पर तो केवल 2 माइनस करना होता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 3 के साथ वो भी गुणा होती है जो दे रखा है। तो 1000 और ये 30, तो कितना आ जाएगा? 970। मजा आ रहा है बच्चों? देखो 57 सवाल जो दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, बना दिया समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार से 7 कम है। मतलब लंब अगर x आधार x है तो ये 7 कम है, x -7 है, ये कहा है उसने। मतलब लंब आधार से 7 कम है, ये उसने बोला है, मैं नहीं कह रहा। कह रहा है यदि कर्ण 13 हो, यदि कर्ण 13 हो, कर्ण 13 कर दिया, तो अन्य 2 हो जाए, इन दोनों के मान पूछ रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसने? 12 और 5, 5 और 7, 7 और 5। बात ध्यान से सुनना मेरी। इसने खुद क्वेश्चन में कहा कि एक भुजा दूसरी से 7 कम है, लंब 7 कम है, बाकी दोनों भुजाओं के मान पूछ रहा है, दोनों भुजाओं के मान पूछ रहा है। क्या ये इससे 7 कम है? है। क्या ये इससे 7 कम है? नहीं है। क्या इससे 7 कम है? नहीं है। यही ऑप्शन सही है। क्या गलत दिया होगा फिर? गलत दिया है अभी तो। 12 और 5 होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करते? x² प्लस x -7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को? हाँ, पाइथागोरस ही लगाइए। ये पाइथागोरस, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 7, जो x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 12 निकल के आएगी। x की वैल्यू 12 निकल के आएगी तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 -7, अरे सॉल्व करोगे तब, और ये 12 -7 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो देखो मैं द्विघात समीकरण भी लगभग आपको करवा दिया है। ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अभी और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप करोगे तो दिक्कत आएगी, मुझे पता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और ठीक है, शीट दे दूंगा मैं, आप क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट होगा वो डाउट हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाकी टेस्ट वगैरह जो मॉक वगैरह होंगे उसमें भी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और प्लस लास्ट ईयर जो भी जितने भी पेपर हैं उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे यहीं कहीं क्वेश्चन करवा देंगे, जितने भी पिछले 10 साल क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो घर जाके वीडियो देख लेना। हाँ देखो, हम सब कुछ करेंगे। ये वाली बुक कर रहे हैं, लास्ट ईयर पेपर करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो मुझे लगते हैं आ सकते हैं, और कुछ मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस होगी। तो सारा कुछ कर लेंगे, इतना कुछ कर लेंगे कि कुछ भी गुंजाइश बचे ना फिर कहीं पर भी। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो आराम से नंबर आ जाएगा। ठीक है, घर जाके वीडियो देख लेना, शेयर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।